जो सी सेट को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सी सेट के क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा टफ आ गए थे और इसके चलते काफ़ी समस्याएं उनको आई। तो सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, सी सेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या यूपीएससी को सीसेट का पेपर बदलना चाहिए? सो हटाने की बात चली रही है तो ऑप्शनल भी है, जैसे कि बिहार पीसीएस में देखा जाएगा तो ऑप्शनल को हटा दिया गया है। तो क्या सर यूपीएससी में भी ऐसा हो सकता है कि इनको हटा दिया जाए? अगर कोई फाइनेंस सेक्टर का है तो वो जाके आईआरएस के लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई सीए करके आया है, कोई फाइनेंस सेक्टर से है, तो उसी को आईआरएस मिलेगा। बाकी लोगों के लिए आईआरएस एलिजिबल नहीं होगा। आईएएस किसको मिलेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो अभी हमें एट सारथी में आप सभी जानते ही होंगे एट सारथी यूपीएससी में कितने सारे सिलेक्शन दे रहे हैं। अगर हम 2022 की बात करें तो उन्होंने 132 सिलेक्शन दिए हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिलेक्शन है। साथ ही साथ आज हम मिलेंगे वरुण जैन सर से, जो कि एट सारथी के फाउंडर हैं। साथ ही सर के बारे में अगर बताऊं तो सर ने 4 टाइम यूपीएससी के मेंस दिए हैं और 2 टाइम्स यूपीएससी इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं। इसके अलावा हम एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि सी सेट को लेकर अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें कि स्टूडेंट कह रहे हैं सी सेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे और भी चीज़ें होती हैं, ऑप्शनल को लेकर भी डिस्कस करेंगे सर से कि ऑप्शनल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करता है, क्योंकि किसी का ऑप्शनल सिंपल होता है, किसी का हार्ड होता है। और तो और इसके अलावा जैसे कि आईएएस आईपीएस के अलावा सिविल सर्विसेज में क्या आईएफएस और आईआरएस को रखना चाहिए, और भी ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं वरुण जैन सर से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो दिवेन जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, आप अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए पहले तो। आई एम एन आईटी रुड़की ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियर 2012 बैच। एंड उसके बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की। इस तैयारी में मैंने 6 अटैम्प्ट दिए। 6 में से 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, 4 बार मेंस लिखा। 4 में से 2 बार मैंने मेंस क्लियर किया, 2 बार इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ और फाइनली 2019 में मेरी जर्नी ओवर हुई। ओके, सो जब आपने तैयारी स्टार्ट की होगी तो क्या सोच के स्टार्ट किया था कि आईएएस बनेंगे या फिर आईपीएस बनेंगे? देखिए, स्टार्टिंग में गोल सिंपल सा ये था, बीइंग एन इंजीनियर हमेशा से प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता था। ओके। तो जब आईएएस को देखा और देखा कि देखिए, जो अगर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हैं तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के ऑफर आपके पास होते हैं। हाँ, definitely। लेकिन वहाँ पे उन जॉब में प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी इन्वॉल्व नहीं होता। आईएएस की जॉब में हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होता है। हाँ। आप ग्राउंड पे देखते हैं इतनी सारी समस्याएं हैं, उनको आपको सॉल्व करने में मजा आता है। जी। तो उस टाइम पे वो मोटिवेशन था, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, सभी ऑफिसर्स अपने लेवल पे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे आपने पढ़ाई वगैरह कैसे करी और कितने घंटे डेली पढ़ते थे आप? देखिए, उस टाइम पे ऑब्वियसली डेली आवर्स अगर आप कभी भी देखेंगे 8 to 9 आवर्स के आसपास रहते हैं पढ़ने के, और वो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम से दूर हैं। अगर एग्ज़ाम पास आ रहा है तो वो शायद 10 या 12 घंटे हो जाए। जी सर, और आपकी जो जर्नी रही है 6 अटेम्प्ट देने की, काफ़ी बड़ी जर्नी मानी जाती है। कहते हैं कि अगर इसको दे दिया तो मान लो आपने एक लाइफ अपनी पूरा स्पेंड इस पे ही कर दिया। राइट। तो सर जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर हम अगर ये पूछें कि आपके कभी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, Right। आप प्री दे रहे हैं, फिर मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर दोबारा से वही एग्ज़ाम की साइकिल दोहरा रहे, तो इस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? देखिए, डिफ़िकल्ट तो होता है जब फेलियर्स मिलते हैं, तो अपने आप को आगे जर्नी में आगे बढ़ाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मोटिवेशन के लिए मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है कि लर्निंग कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए। चाहे एक तरफ फेलियर्स हो रहे थे, बट मैं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीख रहा था। यूपीएससी की तैयारी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। हाँ। इतनी सारी नॉलेज देता है। तो चाहे रिजल्ट पॉजिटिव ना आ रहा हो, लेकिन जो नॉलेज डेवलप हो रही थी, जो स्किल डेवलप हो रहे थे, वो हमेशा एक रिवॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा था और मैं कंटिन्यूस प्रिपरेशन में लगा रहा। और डेफिनेटली इसी का नतीजा है कि आपने एट सारथी को स्टार्ट किया और आज इतने सारे सिलेक्शन दिए। Yes। और मैं भी इंटरव्यू करता हूं तो टॉपर्स बताते हैं, और डेफिनेटली सर आपने 4 साल में काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं। तो सर ये फिर कैसे आइडिया है कि अब हमें मेंटरशिप या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम लाना चाहिए जो कि उन स्टूडेंट्स को हेल्प करे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? राइट। सो देवेंद्र जी, बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दूंगा मैं इसका। जब मैं अपने 5वें और 6ठे अटेम्प्ट में था, जब एक एस्पिरेंट अपने फाइनल अटेम्प्ट में पहुंच जाता है, तो हमेशा उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या करेंगे लाइफ में। हाँ। मैंने अपने 5वें अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया और 6ठे अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया, और इन दोनों अटेम्प्ट में मैंने कुछ प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की कि जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, कि मेंटरशिप नहीं है। कंटेंट बहुत है, लेकिन कोई ये बताने के लिए नहीं है कि किस तरीके से उस कंटेंट को यूज़ करना है एग्ज़ाम में।
तो जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की तो फाइनल टाइम का जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले ही मेरे दिमाग में था कि अगर कुछ गड़बड़ यहाँ हो जाती है तो मैं लोगों को मेंटर करूंगा इस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो डेफिनेटली वहीं से स्टार्ट हुआ है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो ओवर द ईयर इतने सारे सिलेक्शन दिए, तो सर कैसे अप्रोच करते हैं आप? आपकी अप्रोच क्या रहती है स्टूडेंट्स को गाइड करने की, या फिर क्या टेक्निक्स रहते हैं? अप्रोच लार्जली ये है कि देखिए, अगर कोई बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, वो टैलेंटेड स्टूडेंट खुद समझ जाता है एग्ज़ाम की किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, और वो मार्केट से कंटेंट लेके एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। एट सारथी के इतने सिलेक्शन जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं, उसका मेन कारण क्या है? हमने उस स्टूडेंट की समस्या समझी जो कि एग्ज़ाम को समझने में स्ट्रगल करता है। उसकी हैंड होल्डिंग हमने की, हर स्टेज पे हमने उसे मेंटर प्रोवाइड किया, है ना। मेंटरशिप में वो ये समझ पाया एग्ज़ाम को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, है ना। ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड एग्जाम है, आप कुछ भी पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। यहाँ पे उस कंटेंट को मैनेज कैसे करना है, अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट में ढूंढ रहा है, तो जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में सीखा उसी को मैंने मेंटरशिप की अप्रोच में ढाल के एट सारथी में लोगों को प्रोवाइड किया। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, हर स्टेज में कुछ गैप थे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हर कोई कंटेंट पे फोकस करता था, हमने फोकस किया पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे, है ना, कि कंटेंट तो सभी को उतना आता है, इन दी एंड आंसर पेपर में आपके सामने होता है प्रीलिम्स में, है ना। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी रखें आंसर ढूंढने की तो आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में हमारा यूनिक स्ट्रैटेजी क्या रहा? लोग मेंस में कंटेंट पढ़ने के बाद सीधा टेस्ट सीरीज लिखने जाते हैं। आप एक बात बताइए, अगर आपको ये पता ही नहीं है लिखना कैसे है तो आप टेस्ट सीरीज कैसे लिखेंगे? तो टेस्ट सीरीज तो एक चढ़ावा बन के रह गया, है ना, कि आप पैसे देंगे और सारे टेस्ट वहाँ पे लिखेंगे भी नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, लाइव आंसर राइटिंग शुरू की। उस आंसर राइटिंग में स्टूडेंट हमारे सामने बैठते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। तो ये जो अप्रोचेज हमने चेंज की हर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में, उसी का रिजल्ट है कि पिछले 3 सालों में 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट एट सारथी के फाइनल एग्जाम में सिलेक्ट हुए। राइट सर, जो आपके कोर्सेज वगैरह हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल वगैरह भी हैं सर। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे हम इतनी क्वालिटी कंटेंट, इतने रिजल्ट, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दो चीज़ें बोलूँगा मैं, इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, है ना। अगर आप कोर्सेज अफोर्डेबल रखना चाहते हैं तो अफोर्डेबल रहेंगे, है ना। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मुझे क्या लगती है, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि ऑनलाइन में आपकी कॉस्टिंग हमेशा कम होती है, तो आप अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं जी। और तीसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो है अफोर्डेबिलिटी के लिए, वो मुझे लगता है एट सारथी की मार्केटिंग। हमारी जो मार्केटिंग है, हम कोई भी ऐसी ब्रांड बिल्डिंग नहीं करते, हम कोई विराट कोहली को बिठा के एट सारथी के बारे में कमेंट नहीं करवाते। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा, यस, वो माउथ पब्लिसिटी से ही हमारा मार्केटिंग हो रहा है और उसकी वजह से हमारे कोर्सेज अफोर्डेबल रहते हैं। ओके सर, और फ्यूचर्स प्लान क्या है आपके? फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि एट सारथी कहाँ पे होने वाला है और किस तरीके से आप स्टूडेंट की गाइड करने वाले हो? क्योंकि अब यूपीएससी में क्राउड भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और आप भी कंपटीशन को फेस करके कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं मिला, बट आपने डेफिनेटली जो अपनी कमियां थी उन पर काम करा और स्टूडेंट को गाइड करते हुए आज सक्सेस दिला रहे हैं। राइट। सो आगे मैं ये देखता हूँ अभी तक एट सारथी ने क्या किया है। हमने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की है काफ़ी लोगों के लिए। जैसे आपने देखा कि टॉपर अपाला मिश्रा थी, रैंक 9, है ना, उन्होंने भी एट सारथी के प्रीलिम्स के प्रोग्राम ज्वाइन किए थे। लास्ट ईयर ईशिता किशोर रैंक 1, वो भी एट सारथी के प्रीलिम्स के प्रोग्राम में थी। अरे वाह, ग्रेट सर। और हमने मेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व की बहुत सारे स्टूडेंट की। जैसे आपने देखा होगा आप ही के चैनल पे शुभांकर प्रत्युष पाठक थे, है ना, वो हमारे मेंस प्रोग्राम के पार्ट थे। उसके बाद ईशिता राठी थी, है ना, वो भी हमारे मेंस प्रोग्राम की पार्ट थी। इन सभी लोगों के फीडबैक आपको एट सारथी के यूट्यूब चैनल पे भी मिल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट अप्रोच है फाउंडेशन प्रोग्राम। देखिए, फाउंडेशन हमने क्या रियलाइज़ किया देवेंद्र भाई, कि लोग फाउंडेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं पे भी वो 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर देंगे, और उन्हें एग्ज़ाम की उन्हें समझ ही नहीं है। तो फाउंडेशन प्रोग्राम 1 साल बस नोट्स लिखने में चला जाता है। 1 साल बाद तो जाके समझ में आता है कि फाउंडेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल कैसे करना है, तब तक वो फाउंडेशन प्रोग्राम खत्म हो गया जी। अब एट सारथी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकला है फाउंडेशन प्रोग्राम की। फाउंडेशन प्रोग्राम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने शुरू की है बिगिनर्स किट। बिगिनर्स किट इज लाइक अ प्री फाउंडेशन कोर्स। आपने देखा होगा ना कि बच्चा स्कूल में जाने से पहले एक प्ले स्कूल में जाता है। हाँ जी सर। क्यों जाता है वो प्ले स्कूल में? क्योंकि उसका बेस बने, चीज़ों को समझे ताकि वो स्कूल को अच्छे से अपनी लर्निंग के लिए यूज़ कर पाए। तो एट सारथी इसी तरीके से लेके आया है बिगिनर्स किट, जिसको हम बोलते हैं प्री फाउंडेशन कोर्स।
जो आपका बेस बनाएगा फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो वो टोटली फ्री है एट सारथी की साइड से। आप फाउंडेशन कोर्स कहीं से भी करें, लेकिन जब आप बिगनर्स किट यहाँ से करेंगे तो आप उस फाउंडेशन प्रोग्राम को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगले 1 से 2 साल के अंदर एट सारथी को कि जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वहाँ पे भी हम वो मेंटरशिप, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में अभी तक हमने प्रोवाइड की है। जब यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आने वाला होगा, जैसे आपने अभी बताया कि आप कुछ सोच के ही रखे थे, तो इमीडिएटली कैसे आपने सोचा कि अब हम एट सारथी को स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लाते हैं सो दैट कि आप नेक्स्ट लेवल ग्रोथ कर सकें और अपने इस कह सकते हैं असफलताओं को कट कर सकें? तो आज भी याद है मुझे देवेंद्र भाई, 4 अगस्त 2020 को मेरा फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ और लिस्ट में मेरा नाम नहीं था जी। और 6 मार्क्स से मैंने फाइनल कट ऑफ मिस किया अपने फाइनल अटेम्प्ट में। एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह मैं भी उसके बाद ये सोच रहा था अब क्या कर सकते हैं लाइफ में, है ना, कहाँ पे करियर बना सकते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है। मैंने 6 या 7 दिन एक्सप्लोर किया कि क्या क्या मैं चीज़ें करना चाहता हूँ। उन 6-7 दिन में ही मेरे पास एक अनअकैडमी से ऑफर आया, है ना। अनअकैडमी ने मुझे पढ़ाने के लिए एजुकेटर की तरह एक अच्छा ऑफर दिया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वो पैकेज एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो जब वो ऑफर आया मैंने 4-5 दिन उस बारे में सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर जो मेरे एथिकल प्रिंसिपल्स थे, जो मेरी वैल्यूज़ थी, वो ये कहती थी कि मैं अपने तरीके से स्टूडेंट को गाइड करना चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ मेंटरशिप में। तो आई थॉट कि एक बार और रिस्क लेके देखते हैं, है ना। बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे टाइम पे, आप इतने फेलियर्स के बाद रिस्क कैसे लेंगे। हाँ। तो फिर हमने सोचा कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, उससे पहले ही मेरा यूट्यूब रन करता था, तो मैंने अपने स्टूडेंट, बहुत सारे मेल आए मुझे रिजल्ट के बाद, सर आपका हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। हाँ। तो मैंने फाइनली एक वीडियो डाला और अपने स्टूडेंट्स को बोला कि मेरा नहीं हुआ और मैं आप सबको गाइड करना चाहता हूँ, है ना, कि अगर मैं कोई प्रीलिम्स का प्रोग्राम लॉन्च करूँ तो क्या आप ज्वाइन करेंगे। ऐसा एक वीडियो डाला मैंने 23 अगस्त 2020 को। और उस वीडियो के नीचे देवेंद्र जी 2000 कमेंट आए यस। वहाँ से मिला हमें कॉन्फिडेंस, है ना, कि हम कुछ कर सकते हैं। जो हम एजुकेशन में चेंज लाने की कोशिश है यूपीएससी प्रिपरेशन में, वो चेंज हम ला सकते हैं। और उसके बाद की जर्नी तो फिर बस स्टूडेंट को डिलीवर करने में ही चली गई। ओके, सो जनरली आपका ऐसे स्टार्ट हुआ। यस। हालांकि सर अभी आपने बताया कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी और कैसे आपको सक्सेस और अनसक्सेस का सामना करना पड़ा। सर क्या कमियां नज़र आती हैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स में, या फिर आप में क्या कमियां रहीं सो दैट कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ? ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई इस एग्जामिनेशन में। एक तो स्टार्टिंग के 3-4 अटैम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एनर्जी एक लिमिटेड ही होती है आपके पास, और 3-4 अटैम्प्ट में आपके पास काफ़ी जोश होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। क्योंकि हार्डवर्क तो आप कर ही रहे हो, और अगर स्ट्रैटेजीज आपकी सही हैं तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टार्टिंग की एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ मुझे ये लगा, जैसे मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की एक माइंडसेट होता है कि हमने कोई चीज़ कर ली, समझ ली तो हो जाएगी। हाँ। हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर देंगे। लेकिन यूपीएससी एक ह्यूमैनिटी बेस्ड एग्ज़ाम है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ह्यूमैनिटी बेस्ड एग्जामिनेशन में नॉलेज का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो इतना कंटेंट पूरे साल पढ़ते हैं उसे 2 घंटे में रिकॉल कैसे करेंगे। तो इस चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स कैसे बनेंगे, उसको आप आखिरी में रिवाइज कैसे करेंगे, और एग्ज़ाम में उसको आप रिकॉल कैसे करेंगे। तो जितना जल्दी आप इस अप्रोच पे शिफ्ट होंगे, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि मैं 2 जगह से हिस्ट्री पढ़ लूँ, 3 जगह से पॉलिटी पढ़ लूँ, तो इस अप्रोच पे शिफ्ट होने में शायद थोड़ा टाइम लग जाता है एस्पिरेंट को। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, पहले एग्जामिनेशन के नेचर को समझें। ओके, क्राउड सर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सिविल सर्विसेज में, या फिर कोई भी फील्ड देखें आज के टाइम पे, हर कोई चाहता है कि वो करियर में अच्छी ग्रोथ करे और अच्छे करियर ऑप्शन को चुने। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स डे बाय डे कहीं ना कहीं आजकल अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो गया स्टूडेंट्स को कि वो सिविल सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हम सेम कंपैरिजन में देखें तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सिलेक्शन भी आपको पता है कि जितनी सीटें उतने कई लोगों का ही होगा, और भले तैयारी लाखों लोग करें सर। बिल्कुल, मैं हर एस्पिरेंट को ये बोलना चाहूँगा, देखो रिस्क तो लेना चाहिए। हाँ। अगर आप अपने यंग एज में रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे। हाँ। तो आप रिस्क लें, आप 3 से 4 अटेम्प्ट दें यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के, लेकिन 3 से 4 सीरियस अटेम्प्ट के बाद यू नीड टू हैव अ बैकअप। एक बैकअप लेके रखो। कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ रहा है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर खुद का बिजनेस भी क्यों ना हो। बिल्कुल। तो कोई ना कोई देखो मार्केटेबल स्किल होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप आगे जाके अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो 3 से 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम आपको फुल स्केल देना चाहिए।
उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम देना है आप दो, उतने टाइम में प्रिपरेशन भी हो ही जाती है। आप एक बैकअप प्लान के साथ, किसी और जॉब के साथ या किसी और एग्ज़ाम के साथ, तभी आपको यूपीएससी देना चाहिए। ओके सर, और अभी हम बात करेंगे जो सी सेट को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सी सेट के क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा टफ आ गए थे और इसके चलते काफ़ी समस्याएं उनको आई। तो सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, सी सेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सी सैट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ पास्ट 10 ईयर, जो इस साल का पेपर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या यूपीएससी को सी सेट का पेपर बदलना चाहिए। देखिए, आपके और मेरे कहने से यूपीएससी बदलेगा तो है नहीं, है ना। यूपीएससी, मैं 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। जो इनको सही लगता है वो ये करेंगे। आप इस तरीके से समझिए कि इट इज़ अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, हाँ, है ना। अगर मान लीजिए हम एट सारथी में किसी को रिक्रूट करते हैं तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया है फैकल्टी के लिए, कंटेंट के लिए, कि इंटरव्यू दिया हो उसने, हाँ, है ना। तो वो क्राइटेरिया अगर बाकी लोगों को ये अनजस्ट लगने लगे, बाकी लोग ये बोले कि नहीं मेंस देने वालों को भी लो, तो क्या वो सही होगा, है ना। अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट एजेंसी की मर्जी है कि वो क्या क्राइटेरिया रखना चाहते हैं। जी सर। तो मुझे नहीं लगता कि सी सैट में कोई बदलाव यूपीएससी ज़्यादा कुछ करेगा। पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है, स्टूडेंट को उस पेपर को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। जैसे इस साल के एग्जामिनेशन में क्वांट, मैथ्स, एलआर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान आया, है ना। तो मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूंगा कि किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत हो। लोग अभी तक क्वांट, एलआर पे डिपेंडेंट थे, अगर वो मुश्किल आ गया तो कुछ और आसान आया होगा। जैसे इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 28 में से 25 क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत ही आसान थे। तो अगर आप आरसी इस बार सॉल्व करके आते तो आपका सीसैट भी क्लियर हो जाता। तो मुझे लगता है कि ना तो यूपीएससी सीसैट को हटाने वाला है, ना ही वो हमारे कुछ बात करने से कुछ ज़्यादा चेंज करने वाले हैं, ओके, है ना। सो हटाने की बात चली रही है तो ऑप्शनल भी है, जैसे कि बिहार पीसीएस में देखा जाएगा तो ऑप्शनल को हटा दिया गया है। तो क्या सर यूपीएससी में भी ऐसा हो सकता है कि इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ऑप्शनल अलग अलग होते हैं और डेफिनेटली कभी कभी मार्किंग भी किसी की अलग हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं जैसे मैथ जिसका ऑप्शनल है तो उसको ज़्यादा मार्किंग मिल जाती है क्योंकि वो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ जाता है। और तो क्या इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाता है कि सबको एक जगह, जैसे कि जीएस का पेपर होता है या फिर सी सेट का होता है तो उसको सेम ही सबको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो इसमें तो वैसा नहीं होता है। राइट 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 राइट। देखिए, ऑप्शनल में मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो तो बासवन कमेटी की एक रिपोर्ट पेश की गई थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में रिफॉर्म के लिए। उस बासवन कमेटी ने ही सजेस्ट किया हुआ है कि ऑप्शनल शुड बी रिमूव्ड, है ना। वाई ऑप्शनल शुड बी रिमूव्ड? इट इज़ लाइक कि आप एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अगर कोई मैथ्स है, किसी का ऑप्शनल फिजिक्स है, तो वहाँ पे 10 में से 10 मिल सकते हैं। हाँ। लेकिन किसी का पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, वहाँ पे 10 में से 10 नहीं मिलेंगे। जी। तो वो कंपैरिजन ही फेयर नहीं है ना। इन माय ओपिनियन एज वेल, ऑप्शनल शुड बी रिमूव्ड, जी। है ना। इट शुड एंड इट विल बी रिमूव्ड, है ना। देखिए, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, रिफॉर्म लेने में टाइम लगता है ना। 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, वहाँ से 1 हुआ, है ना। अब एक ऑप्शनल को भी यूपीएससी, जैसे कि बासवन कमेटी ने रेकमेंड किया है, रिमूव ज़रूर करेगा आगे आने वाले टाइम में। तो क्योंकि पैरिटी मेंटेन नहीं की जा सकती, 2 एप्पल और ऑरेंज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शनल को हटना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और भी सर्विसेज हैं, तो सर इसमें क्या लगता है आपको कि एक साथ सिर्फ यूपीएससी को आईएएस आईपीएस का ही लेना चाहिए या फिर इन चीज़ों को अलग से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार उठता है कि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज इन इंडिया इज़ अ जनरलिस्ट जॉब। जनरलिस्ट हैं, और जबकि जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ती है स्पेशलाइजेशन आना चाहिए, डोमेन एक्सपर्टाइज आना चाहिए। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री भी स्टार्ट किया कि जो डोमेन एक्सपर्ट हैं वो अपने डोमेन को संभालें। डोमेन एक्सपर्ट का क्या मीनिंग है कि अगर कोई टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फिनेंस सेक्टर का है ना, तो आईआरएस की सीनियर पोजीशंस को हेल्ड करे, है ना। अगर कोई पब्लिक पॉलिसी में स्पेशलिस्ट है तो वो आईएफएस की सीनियर पोजीशन को हेल्ड करे। ओके सर। अगर कोई सिक्योरिटी मैटर में अच्छा है तो वो आईपीएस की सीनियर पोजीशन को हेल्ड करे। सर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन की बात चल रही है कि एक साथ होने चाहिए, और आप भी कह रहे हो कि गवर्नमेंट है जो एग्ज़ाम को अलग अलग कंडक्ट करवाएगी, तो सर कैसे होगा फिर? मैं इसमें क्या सजेशन देना चाहूँगा कि हम क्या गोल अचीव करना चाहते हैं कि हर डोमेन का एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज में जाए, यही गोल है ना हमारा अलग अलग एग्जाम से। मैं क्या सजेशन रखूँगा, एग्जाम आप सेम रखो जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल के जनरल स्किल्स हम चेक करें, लेकिन सर्विसेज को एलोकेट करने का क्राइटेरिया चेंज कर दो। मतलब क्या है कि अगर कोई फिनेंस सेक्टर का है तो वो जाके आईआरएस के लिए एलिजिबल होगा,
अगर कोई सीए करके आया है, कोई फिनेंस सेक्टर से है, तो उसी को आईआरएस मिलेगा। बाकी लोगों के लिए आईआरएस एलिजिबल नहीं होगा। आईएएस किसको मिलेगा फिर? आईएएस के लिए मेरे ख्याल से ओपन टू ऑल होना चाहिए। ओके। क्योंकि आईएएस राइट नाउ इज अ जनरलिस्ट जॉब, ओके। है ना। आईएएस के लिए कोई स्पेशलाइजेशन अगर आएगा तो वो मिड करियर आ सकता है। वो जॉब में एंटर करेंगे, वो जॉब ही जनरलिस्ट है, ओके। है ना। अगर आप करियर में वो एंटर करेंगे 10 से 12 साल बाद, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है लेटरल एंट्री के थ्रू, तो वहां से वो डोमेन एक्सपर्टाइज शुरू होगी। ओके सर, हमारे जैसे इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे पढ़ाई में हो या फिर अदर कोई भी फील्ड देख लें या फिर वर्क प्लेस देख लें। लेकिन अभी हम ये भी देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ट्रेंड में कि गर्ल्स मैक्सिमम निकल के आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छा भी है और डेफिनेटली इससे हमारा समाज भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या रीज़न है कि गर्ल्स सबसे ज़्यादा आ रही है? कोई अलग सा फैक्टर है कि वुमेन एम्पावरमेंट को हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वजह से उनको मार्क्स ज़्यादा मिल जा रहे हैं, या फिर गर्ल्स भी इतनी ज़्यादा मेहनत करें? क्योंकि आप तो डायरेक्टली स्टूडेंट से कनेक्ट हैं और कहीं ना कहीं गर्ल्स भी आज अपना फ्यूचर अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही गलत होगा बोलना, और इसको हमें सिरे से नकारना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं इसलिए मार्क्स ज़्यादा दे रहे हैं। दैट इज़ वेरी अनफेयर इन माई ओपिनियन। जो कि यूपीएससी में गर्ल्स टॉपर का सिलसिला जारी है पिछले कुछ सालों से, उसका कारण है जो कि देश में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। खाली यूपीएससी एग्जाम ही नहीं है जहाँ पे गर्ल्स टॉप कर रही हैं। आप प्राइवेट सेक्टर देखेंगे, अलग अलग सीईओज को देखेंगे, अलग अलग सेक्टर में देखेंगे, साइंस में देखेंगे, इसरो में देखेंगे, तो हर जगह वुमेन आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो व्हाई नॉट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? तो एक होल फिनोमिना है जो पूरे देश में हो रहा है, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो हिडन पोटेंशियल था पिछले कुछ टाइम से, जो बाहर नहीं आ पा रहा था, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, समाज में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के चलते वो टॉपर्स हमें गर्ल्स टॉपर दिखती हैं बहुत। डेफिनेटली सर, पहले हम देखते थे कि गर्ल्स को बाहर नहीं भेजते थे पेरेंट्स तैयारी के लिए, या फिर अब तो क्या है कि गर्ल्स को अगर बाहर भी नहीं आना है तो ऑनलाइन के थ्रू खुद से पढ़ के कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में से। बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्म अच्छा कर सकती हैं। और थोड़ा सा जो सामाजिक बदलाव हैं, चाहे जैसे कि मैरिज की एज का डिले होना, हाँ वो भी एक सर बहुत अच्छा थोड़ी सी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करना वुमेन की, इन सब चीज़ों ने भी, जैसे करियर की चॉइसेस हो गई, है ना। वरना तो ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद कोई मौका ही नहीं देता। हाँ। अब ग्रेजुएशन के बाद इस एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 साल चाहिए, है ना। तो अगर वो फ्रीडम होगी तभी तो वो अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। हाँ राइट सर। ओके, सो लास्ट में आप फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि 2024, 25 या फिर अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं सभी को क्या सजेशन दूंगा अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से। इस एग्ज़ाम में मेहनत आपकी है, मेहनत तो आप करोगे ही। अगर आप अपने सारे बाकी करियर ऑप्शन को छोड़ के अपने ड्रीम आईएएस को चेस कर रहे हो तो मेहनत तो आप करोगे ही। लेकिन खाली मेहनत से एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, है ना। इस एग्ज़ाम में जितना कंपटीशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले इस एग्ज़ाम को पहले समझें। इस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिसके थ्रू कोई भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करता है ना। तो मैं सभी को यही बोलूँगा कि आप PYQs देखें, है ना, कुछ टॉपर स्टॉक सुने, क्या क्या क्वालिटीज़ आपको इनकलकेट करनी है। पहले एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझें, तभी आपकी जो एफर्ट है वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और आप एग्ज़ाम क्रैक करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को शेयर किया, और फ्रेंड्स आपने देखा कि सिलेक्शन के बाद सर ने किस तरीके से एट सारथी को रन किया है और सक्सेसफुली स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, जिससे वो कि अपने ड्रीम गोल को अचीव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एट सारथी से कनेक्ट होना चाहते हैं, सर के साथ मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।